हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर वीना और आज हम फिर एक नए टॉपिक को लेके आपके समक्ष आए हैं। वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यूजी लेवल हो, पीजी लेवल हो, आपको पूछे ही जाते हैं। और ये रिसर्च मेथोलॉजी के कुछ ऐसे टर्म्स है ना, ये जैसे हाइपोथेसिस हो गया, सैम्पलिंग हो गया, प्रॉब्लम सिलेक्शन हो गया, ये सारे टर्म्स जो हैं ये एक तरह से फाउंडेशन स्टोन है रिसर्च मेथोलॉजी के। सिर्फ साइकोलॉजी के रिसर्च की बात नहीं है, सोशल साइंसेज में जितने भी रिसर्च होते हैं उसमें आपको सैंपल सिलेक्शन करना ही होता है। सोशल साइंस हो, मेडिकल फील्ड हो, साइंस हो, सैंपल सिलेक्शन करना होता है। और सैम्पलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप आगे रिसर्च करते हो, कोई स्टडी करते हो, तो आपका पूरा स्टडी का जो कंक्लूजन है ना, जो आप फाइंडिंग्स आएगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपने सैंपल का सिलेक्शन कैसे किया है। अब बात आती है कि कंसेप्ट ऑफ सैंपल की। तो आज इस क्लास में कोशिश की जाएगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सैंपल के कंसेप्ट को पूरी तरह से ग्रास्प करा दूं। आप अच्छे से समझ लें कि सैंपलिंग होता क्या है, एक अच्छे सैंपल की, एक अच्छे साइंटिफिक सैंपल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, और स्टेप्स इन्वॉल्व इन सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग प्रोसेस जो होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किन क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर एक सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है, और कौन कौन से फैक्टर उस सैंपल सिलेक्शन में आपको इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है इन सब के बारे में जानना। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे ध्यान दिया जाएगा कि भाई आप कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ लीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये सारे, मैंने कहा आपको, फाउंडेशन स्टोन है। इनको आप नहीं समझोगे ना तो रिसर्च मेथोलॉजी आगे फिर टफ लगने लगेगा। इसलिए ये छोटे छोटे जो इतने भी टर्म्स हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सैंपल का साइज कैसा होना चाहिए, कितने बड़े सैंपल आपको लेना चाहिए। आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें कितना सैंपल लेना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या क्या मतलब कि किस प्रकार से वो रिप्रेजेंटेशन अपने पॉपुलेशन का कर सके। तो इन सारे टॉपिक्स को हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो फिर क्लास शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के पहले हमें पॉपुलेशन या जनसंख्या को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन refers to the total number of cases about which a specific statement can be made. क्या है पॉपुलेशन? जनसंख्या का तात्पर्य उन परिस्थितियों की संपूर्ण संख्या से है जिनके संबंध में कोई विशेष कथन बनाया जा सकता है। पॉपुलेशन क्या है? जैसे कि आपको कोई स्टडी करना है, किसी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, उनके इंटेलिजेंस टेस्ट को करना है, उनकी स्टडी से रिलेटेड कुछ परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, तो वो सारे स्टूडेंट्स, एक कॉलेज के सारे स्टूडेंट जो होंगे ना, वो सारे हमारे लिए एक पॉपुलेशन होंगे, हमारे रिसर्च के लिए एक पॉपुलेशन होंगे। या एक और एग्जांपल से आप समझिए कि यदि हमें देखना है कि कोविड-19 के दौरान कितने लोग स्टूडेंट्स ऑनलाइन, कितने स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन से उन लोग जुड़े और उन्हें बेनिफिट हुआ, तो वो सारे स्टूडेंट हमारे लिए पॉपुलेशन हुए जो कि ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे। तो इस प्रकार पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं कि वो एरिया ऑफ द स्टडी, हमारा एरिया ऑफ द रिसर्च स्टडी हमारा जो है ना, वही पॉपुलेशन होता है। Population refers to the total number of cases about which a specific statement can be made, जिसके द्वारा कोई स्पेसिफिक विशेष कथन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हम लोग लेके चले हैं वो है सैंपल। सैंपल क्या है? तो देखिए, सबसे ज़रूरी है ना, कंसेप्ट को समझिए आप पहले कि सैंपल से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको कुछ याद ना हो, कुछ भी नहीं हो, फिर भी आप उस पर 2 पेज अच्छे से लिख सकें, नोट्स लिख सकें और आपको मार्क्स अच्छे मिल सकें। तो इसके लिए है कि कंसेप्ट को पहले आप समझिए, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज़ है, दूसरी जनरल साइकोलॉजी हो गया, एबनॉर्मल साइकोलॉजी हो गया, वो सब है कि थोड़ा बहुत आप रट के भी दे दोगे तो ठीक है, आ जाएगा। लेकिन रिसर्च मेथोलॉजी ऐसी है कि वो रटाएगा भी नहीं अच्छे से, वो रट भी नहीं पाओगे आप अगर आप कंसेप्ट को समझते नहीं हो। क्योंकि अगर कंसेप्ट को नहीं समझोगे वो कठिन पे कठिन लगता जाएगा, और इसके कारण फिर आगे रिसर्च करने पे, हायर स्टडीज़ जब आप करोगे तो कोई भी रिसर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए सैंपल को समझना आवश्यक है कि सैंपल है क्या। तो देखिए,
ये सबसे पहले तो एक रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने यहाँ लिखा है ना, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है। ये देखिए, एक मैंने पिक्चर आपको दिखाया है, ओके। ये पिक्चर आपको याद होगा कि ये पीएम मोदी जी की पिक्चर है जब वो अमेरिका गए थे, और मेडिसन स्क्वायर गार्डन का ये पिक है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ कितनी भीड़ है, और इतनी भीड़, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, और इतनी भीड़ में मोदी हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उन्हें लोग सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में क्यों आए हैं, एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी वो आए हैं, क्या कर रहे हैं वो। तो इन सब का आंसर यही है कि वो क्यों आए हैं, क्यों वो क्या कर रहे हैं यहाँ। तो उनका एक ही और सिर्फ एक आंसर है कि ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री, आवर इंडिया। ठीक है, किसका रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं, वो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है। यानी कि सैंपल क्या है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है जो अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए और इसको थोड़ा क्लियर करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। ओके, देखिए एक प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ मैं। ये प्रोसेस क्या है, डेली घरों में आप लोगों के यहाँ कुक हो रहा है, राइस कुक होता है, चावल बनती है। तो ठीक है, आप कैसे पता लगाते हो कि पूरी चावल पक गई है। हम करते क्या हैं कि चावल के एक दाना को निकाल के चेक करते हैं, और अगर वो कच्चा है तो हम मानते हैं कि पूरा चावल आपका कच्चा है, अभी पका नहीं है। और अगर वो दाना पक गया, यानी वो एक दाना अगर पक गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि उस पतीली के सारे चावल पक गए हैं। और पूरी पतीली के चावल को टेस्ट तो हम करते नहीं है ना, एक एक चावल को तो हम टेस्ट करते नहीं है। एक चावल को हम उंगली पे लग के बीच में रख के दबा के देखते हैं कि भाई चावल कच्चा है, तो हम मानते हैं कि पूरी चावल कच्ची है। और अगर चावल पक गया, वो दाना जो है वो पूरी चावल हमारी पक गई। इसका मतलब क्या है कि चावल का एक दाना पतीली के सारे चावलों को, सारे दानों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सैंपल वही हुआ, वो एक दाना जो है ना, वो सैंपल हुआ पूरे पतीली के चावलों का। अब थोड़ा और क्लियर करते हैं। ओके, अब देखिए ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, आपकी तबीयत ख़राब हुई है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका जो है ना वो प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि ब्लड टेस्ट करा के आप आइए। ओके, आप पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो क्या पैथोलॉजिस्ट आपके पूरे बॉडी का ब्लड ले लेता है चेक करने के लिए? क्या एक ग्लास ले लेता है ब्लड, या 1 लीटर ब्लड आपका ले लेता है? क्या करता है वो? सिर्फ कुछ बूंदे लेता है आपके ब्लड का, थोड़ा सा एकदम प्रॉपर, आपको 1 टीस्पून के बराबर वो ब्लड लेता है, और उसके अकॉर्डिंग वो बताता है कि भाई आपके ब्लड में आपको शुगर है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, फला है, क्या प्रॉब्लम है आपको। और वो ड्रॉप के सैंपल जो उसने लिए थे, ब्लड के सैंपल लिए थे, उस सैंपल में जो प्रॉब्लम आई है वही माना जाता है कि आपके पूरे बॉडी में वो प्रॉब्लम है, शुगर है या थायराइड है या यूरिक एसिड है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कुछ बूंदें, ब्लड की कुछ बूंदें ही आपके पूरे बॉडी के ब्लड का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। तो यही है सैंपल, ब्लड सैंपल बोला जाता है। ठीक है, न कि पूरा ब्लड 1 लीटर कहा जाता है कि पूरा चेक करा लो। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं, ये तो समझ में आ गया कि सैंपल है क्या। अब हमें सैंपल के डेफिनेशन को समझना है। ओके, देखिए जैसे मैंने कहा रिप्रेजेंटेटिव, सैंपल का मतलब रिप्रेजेंट करता है, वो किसी भी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मान लें आपको ये पता लगाना है कि कोविड-19 के दौरान हमारे देश के एल्डर्स जो बुजुर्ग हैं या गैरिएट्रिक पॉपुलेशन है, उस पर क्या क्या बीती या क्या मेंटल प्रॉब्लम्स उनको झेलने पड़े। ठीक है, तो आप यदि पूरे देश के करोड़ों बुजुर्गों पर अध्ययन करेंगे ना, तो आपको कर तो लेंगे, बट आप समझिए कि ये स्टडी का स्टैटिस्टिकल टेक्निक वगैरह या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स, मीन, मीडियन, मोड, SDAD वगैरह को यूज़ करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, और आपका समय, पैसा, लेबर सब कुछ चला जाएगा, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ओके, कोविड के दौरान एल्डर्स को बहुत सारे मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, इसलिए सैंपल के थ्रू हम
पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों को ले लिए, उसमें से 100, 50, 200 कुछ लोगों को ले लिए, और उसके बाद से उन पर स्टडी करके हम ये मान लेते हैं, हम वो एक जनरलाइज कर देते हैं कि भाई इनको ये झेलना पड़ा, इसका मतलब कि भाई गेरियाट्रिक पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, फिजिकल और मेंटल। ठीक है, तो वो कुछ नंबर ऑफ गेरियाट्रिक पॉपुलेशन, एल्डर पॉपुलेशन, ओल्ड एज लोग जो हैं वो पूरे वृद्धजनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एटकिंसन इट ऑल 1990, sample refers to a selection of scores from a total set of scores known as population. Okay? वो क्या कह रहे हैं, एटकिंसन और उनके सहयोगियों ने क्या कहा कि प्रतिदर्श यानी सैंपल, प्रतिदर्श का अर्थ प्राप्तांकों के संपूर्ण सेट, जिसे जनसंख्या कहते हैं, से लिए गए प्राप्तांकों के एक अंश से है, एक अंश से है, पूरे जनसंख्या के एक अंश से है। और इसे क्लियर करते हैं रेबर 1987। अकॉर्डिंग टू रेबर 1987, अनदर साइकोलॉजिस्ट who defines sample is a part of population selected such that it is considered to be representative of the population as a whole. रेबर क्या कह रहे हैं कि सैंपल या प्रतिदर्श किसी जनसंख्या का वह भाग है जिसका सिलेक्शन या चयन इस तरह किया जाता है कि उसे उस जनसंख्या का सामूहिक रूप से प्रतिनिधि माना जा सके। मैंने कहा था ना, रिप्रेजेंटेटिव, यानी सैंपल पूरे समूह का एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अब हम आते हैं कि तो यहाँ वही रिप्रेजेंटेशन वाली बात हो गई है। अब इन दोनों डेफिनेशन को आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखेंगे, बताएंगे, ठीक है, और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अब समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट के सैंपल के कॉन्सेप्ट को तो आप पूरी तरह समझ। तो एक अच्छे और साइंटिफिक सैंपल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या विशेषता होती है, वन बाय वन हम उसे देखेंगे, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं कि फिर क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड और साइंटिफिक सैंपल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन। ओके, यानी सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन, यानी वो पूरी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करे, यानी कि उस सैंपल में वो सारे गुण हों जो पूरी जनसंख्या में हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना एल्डर्स ग्रुप को, तो यदि मैं सैंपल सेलेक्ट की हूँ 50 से 100 एल्डर्स हैं, तो वो सभी 60 से 80 ईयर्स के बीच अगर मैंने क्राइटेरिया रखा है तो उसके बीच के ही होने चाहिए, और वो प्रेस्क्राइब्ड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यानी कि सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन। ओके, अपने पॉपुलेशन का वो सही रिप्रेजेंटेशन करे। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सैंपल शुड बी साइंटिफिक, ओके, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थियरी। देखिए, प्रोबेबिलिटी थियरी पे वो बेस्ड होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है प्रतिदर्श, संभाव्यता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। संभाव्यता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक मैथ्स का एक ब्रांच है जो कि नेचर की समरूपता, प्रकृति की समरूपता, परिवर्तन के नियम, घटनाओं के घटित होने के अवसर की समानता से संबंधित अजम्पशंस या धारणाओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट है होमोजेनिसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की समजातीयता। एक अच्छा सैंपल वह सैंपल है जो किसी समजातीय जनसंख्या से लिया गया हो। अब होमोजेनिसिटी का अर्थ क्या होता है कि जिसकी प्रत्येक संरचनात्मक इकाई में किसी गुण या विशेषता का समान रूप से वितरण हो। और जनसंख्या में जितनी ज़्यादा समजातीयता होगी ना, होमोजेनिसिटी होगी, उतने ही अच्छा सैंपल हमारे पास निकल के आएगा, यानी कि फिर साइंटिफिक होगा वो सैंपल। ओके, नेक्स्ट जो है वो है एडिक्वेट साइज ऑफ द सैंपल। जनसंख्या की एडिक्वेट साइज यानी कि प्रतिदर्श या सैंपल का पर्याप्त आकार,
देखिए, एक साइंटिफिक सैंपल सिलेक्शन के लिए सैंपल साइज शुड बी इन अ एडिक्वेट मैनर, यानी कि इतना छोटा भी ना हो और इतना बड़ा भी ना हो। बहुत छोटा होगा तो भी वो सही ढंग से अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, और बहुत बड़ा होगा तो भी बहुत सारा समय, श्रम, लेबर आपका लग जाएगा उसको फिर स्टैटिस्टिकली आपको उसको प्रूव करने में, और फिर वो सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा अपने पॉपुलेशन को। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ टाइम, लेबर एंड मनी, यानी समय, श्रम और पैसे की बचत। सैंपल टेक्निक ऐसी होती है, सैंपल सिलेक्शन का तरीका ऐसा होता है कि इन्वेस्ट की गई समय, श्रम कम से कम लगेगा ना, तो फिर ज़्यादा आपके रिसर्च को फ़ायदा होगा, रिसर्च सही ढंग से सही समय पे होगा। इसलिए एक साइंटिफिक और गुड सैंपल शुड बी इकोनॉमी इन नेचर, यानी कि कम खर्चीला हो, और यह तभी संभव होगा जब सैंपल बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, मीडियम साइज़ का हो जो कि पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का अर्थ होता है यादृच्छिकरण। यादृच्छिकरण या रैंडमाइजेशन क्या है? जनसंख्या के प्रत्येक यूनिट या प्रत्येक इकाई के सैंपल में शामिल होने की समान संभावना हो, और इस तरह से वो सही, जैसे मान लीजिए कोई, अभी हमारा जो है डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो हम लोग वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग के थ्रू हम लोग अपने पीएम का, हमारे सीएम का, जो भी एमपी हैं उनका हम लोग चुनाव होता है, सिलेक्शन होता है। तो रैंडमाइजेशन प्रोसेस से होता है ना, यानी कि हमारे प्रजातंत्र है, यानी प्रजा में से कोई भी व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, यानी ईच एंड एवरी पीपल हैज़ द कैपेसिटी टू रिप्रेजेंट अस। ओके, हमें रिप्रेजेंट करने की पूरी क्षमता है एक एक व्यक्ति में, और अगर वोट होता है तो संभावना पूरी होती है कि कोई भी एक व्यक्ति उसमें से, जो भी कैंडिडेट के रूप में खड़े हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति खड़ा आ सकता है। यानी रैंडमाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक सैंपल में होना चाहिए, सभी को समान संभावना होनी चाहिए सिलेक्शन की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम बायसेस। बायसेस क्या है? पक्षपात रहित होना चाहिए, पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पक्षपात का मतलब कि अगर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, अगर मैंने एल्डर पॉपुलेशन पे ही किया, बुजुर्गों की समस्याओं पर ही किया, तो मैंने क्या किया, मुझे आसानी लगी इसलिए मैं क्या की, अपने घर के कुछ बुजुर्गों को लेके उन पर कर डाला, और मैंने कह दिया कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए। आपको रैंडमाइजेशन प्रोसेस से, प्रोबेबिलिटी प्रोसेस से आपको सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि जो सभी वर्गों से आप कुछ लोगों को, बुजुर्गों को लेंगे, तो फिर वो बुजुर्ग या वो संख्या, वो सैंपल जो होगा ना, वो पूरे पॉपुलेशन के, बुजुर्गों के पूरे पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट कर पाएगा। यानी कि सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम बायसेस, पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। नेक्स्ट है सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर्स, यानी प्रतिदर्श अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि पूरा ही रिसर्च जो होता है ना, वो सैंपल बेस्ड होता है। जैसा आप सैंपल सिलेक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ आगे का स्टडी का जो रिज़ल्ट है, कंक्लूजन है, फाइंडिंग आएगा। तो वो सैंपल जो कि पूरे रिसर्च को आपको प्रोवाइड करा ना, तो वैसा ही लेना चाहिए जो कि एक तो है कि रिप्रेजेंटेशन करे, तो फिर उसके सिलेक्शन में, प्रोसेस में गलतियां नहीं होनी चाहिए, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। आगे मैं बताऊंगी आपको कि सैंपल के बहुत सारे टाइप्स हैं, किस प्रकार से सैंपल का सिलेक्शन करना है, क्या प्रोसेस है। तो उसमें क्या है ना कि ये सारी अशुद्धियां बताई जाएंगी, क्या क्या गलतियां होती हैं, तो उन चीज़ों को नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि सैंपल शुड बी रेलिवेंट टू द पर्पस ऑफ द स्टडी, यानी कि आपके अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल ही प्रतिदर्श का चयन होना चाहिए। यानी हमारे रिसर्च के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, उसके अकॉर्डिंग, जैसा हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ही सैंपल का सिलेक्शन होना चाहिए। अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि किसी स्कूल के बच्चों का इंटेलिजेंस टेस्ट करना है, ओके, तो हमारा एम क्या है कि भाई मान लीजिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का इंटेलिजेंस टेस्ट करना है,
तो हमें हमारा जो सैंपल होगा वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को का ही लेना होगा। अगर हमारा ये रहा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों का लेना है तो हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो पूरे एरिया के प्राइवेट स्कूल के बच्चे होंगे और सभी की उस सैंपल में सिलेक्शन की पूरी संभावना होनी चाहिए, यानी कि रेलिवेंट टू द पर्पस ऑफ द स्टडी, हमारे उद्देश्यों के अकॉर्डिंग, हमारे रिसर्च के उद्देश्य के अकॉर्डिंग हमारे सैंपल का सिलेक्शन होना चाहिए। एंड द लास्ट वन, हाई रिलायबिलिटी, यानी उच्च विश्वसनीयता होनी चाहिए। एक अच्छे सैंपल में हाई रिलायबिलिटी का गुण पाया जाता है। अलग अलग समयों में किसी सैंपल के व्यवहार को करने पर प्राप्त रिजल्ट में जिस मात्रा में स्थिरता या संगति उपलब्ध होती है ना, उसी मात्रा में सैंपल विश्वसनीय होता है। यानी बार बार भी अगर किया जाए तो रिजल्ट और हमारे जो एम्स ऑब्जेक्टिव है उनकी फुलफिलमेंट अगर हो रही है तो वो सैंपल जो है वो सही सेलेक्ट हुआ है और वो रिलायबल है। ओके, तो ये तो हो गई क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड और साइंटिफिक सैंपल, यानी प्रतिदर्श, जो अच्छे से अच्छे प्रतिदर्श होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है या होनी चाहिए। ओके, लेकिन अभी तक तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्या हम लोगों ने समझा, सैंपल क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ सैंपल, पॉपुलेशन क्या होता है और एक अच्छे और साइंटिफिक सैंपल की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि सैंपल का कैसे सिलेक्शन किया कैसे जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो है कि हाउ टू सेलेक्ट सैम्पलिंग या हाउ टू डू सैम्पलिंग एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सैम्पलिंग, यानी कि जो प्रतिदर्श चयन की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सा स्तर होता है, कैसे आप सिलेक्शन करते हैं, प्रतिदर्श में निहित चरण, स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट सैम्पलिंग। ओके, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि आपको अपने अध्ययन के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। जब भी आप कोई सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं अपना रिसर्च के लिए, अपनी स्टडी के लिए, तो रिसर्चर को अपने अध्ययन के उद्देश्यों, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को निश्चित या निर्धारित कर लेना चाहिए कि मेरा एम क्या है, मैं क्या टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या स्टडी करना चाहता हूँ। तो ये आपको देख लेना होगा कि आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैंपल का सिलेक्शन करना होगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपको सैंपल सिलेक्शन में सुविधा होगी। सेकेंड जो पॉइंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि आपको जनसंख्या को निश्चित कर लेना होगा। यानी टोटल पॉपुलेशन में से आपको अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने कहा ना कि एक एग्जांपल है, उसी को मैं समझा रही हूँ कि जैसे कोविड के दौरान एल्डर्स के मेंटल इश्यूज़ का अध्ययन आपको करना है तो हमें कुछ एज लिमिट लगा के उस जनसंख्या को ही एम करना होगा, वो हमारे लिए पॉपुलेशन होगी। थर्ड वन इज प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की संरचनात्मक इकाइयों की सूची तैयार करना होगा। एक रिसर्चर को अपनी स्टडी के एम्स और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही पॉपुलेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसलिए जनसंख्या की अलग अलग इकाइयों की एक लिस्ट बनानी होगी कि भाई हमें किन जनसंख्या को अपनी जनसंख्या में लेना है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। देखिए, सैम्पलिंग की अलग अलग टेक्निक्स हैं, टाइप्स होती हैं, और इन टेक्निक्स में कौन सी आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग सूटेबल होगी इसका पता भी लगाना पड़ता है। सैम्पलिंग की टेक्निक्स की चर्चा हम आगे के क्लासेस में करेंगे, पर ये ध्यान देना होगा कि भाई सैम्पल सिलेक्शन या स्टेप्स के दौरान हमें सही सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में जानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही सैम्पल का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हमारा एम से ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा पॉपुलेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक काम करेगी, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तभी हमारे जो सैंपल होगा ना वो साइंटिफिक होगा और हमारा जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करेगा और फिर कंक्लूजन सही आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द सैंपल साइज। इस अवस्था में देखिए क्या है कि जो प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श के आकार का निर्धारण
ये हुआ इसका अर्थ। जो सैंपल है उसके आकार को निर्धारित किया जाता है, यानी उसके साइज़ को डिटरमाइन किया जाता है। शोधकर्ता यह निर्णय लेता है कि सैंपल में कितनी इकाइयों को रखा जाएगा। सैंपल के आकार को एडिक्वेट होना या पर्याप्त होना बहुत आवश्यक है। पर्याप्त आकार का तात्पर्य वैसे आकार से है जो न बहुत बड़ा हो, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड साइंटिफिक सैंपल में मैंने कहा था ना कि साइज शुड बी नॉट वेरी, मतलब बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा अगर होगा तो क्या होगा, आपका अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, श्रम अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगी। और बहुत छोटा होगा तो फिर क्या होगा ना कि वो सैम्पलिंग एरर्स बहुत बढ़ जाएंगी और रिलायबिलिटी भी बहुत घट जाएगी। इसलिए जो रिसर्चर है वो सैंपल को यथासंभव केवल पर्याप्त बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। साइज़ को सही ढंग का रखना जरूरी है, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। अब लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर है, मैं बोल तो दे रही हूँ आपको कि बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, पर कैसे ये डिसाइड करेंगे भाई कितना होना चाहिए, या फिर किन मापदंडों के अकॉर्डिंग हम सैंपल के साइज़ को सेलेक्ट करेंगे कि भाई कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए, और कब बहुत बड़ा लेना है, कब बहुत छोटे से भी काम चल जाएगा। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इस पर ध्यान देना है। डिटर्मिनेशन ऑफ द सैंपल साइज, ये ही लास्ट पॉइंट। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम सही सैंपल का सिलेक्शन करें, इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई सैंपल का साइज़ कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है वो है नेचर ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का स्वरूप। सैंपल के आकार या साइज़ को निर्धारित करते समय संबंधित जनसंख्या के स्वरूप को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। यदि आपका पॉपुलेशन होमोजेनस है, समजातीय है, तो छोटे आकार या प्रतिदर्श भी विश्वसनीय हो सकते हैं। लेकिन यदि जनसंख्या हेट्रोजेनस है, यानी विषम जातीय है, तो सैंपल का आकार बड़ा रखना होगा ताकि रिलायबिलिटी वैलिडिटी बनी रह सके। ओके, क्या समझ में आया कि अगर हमारा पॉपुलेशन होमोजेनस है, समजातीय है, तो छोटे आकार का सैंपल भी आप रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जनसंख्या जो हेट्रोजेनस है तो भी प्रतिदर्श का आकार बड़ा रखना होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिसर्च। देखिए, सैंपल के आकार के निर्धारण का एक क्राइटेरिया शोध का स्वरूप भी है, यानी आपके रिसर्च का नेचर भी है शोध स्वरूप। यदि विस्तृत अध्ययन, ठीक है, एक्सटेंसिव स्टडी करनी है तो इसके लिए आपको बड़े से बड़े सैंपल का चयन करना होगा। दूसरी ओर यदि गहन इंटेंसिव स्टडी, मैंने कहा एक्सटेंसिव यानी विस्तृत और इंटेंसिव यानी गहन अध्ययन अगर करना हो तो इसके लिए छोटे आकार के सैंपल का सिलेक्शन होना चाहिए। क्यों, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है, क्यों भाई? क्योंकि विस्तृत अध्ययन तभी संभव होगा जब प्रतिदर्श में जनसंख्या की अधिक से अधिक इकाइयों को रखा जाएगा, और दूसरी तरफ गहन अध्ययन तभी संभव होगा जब सैंपल को कम से कम इकाइयों को रखा जाएगा। तो फिर ज़्यादा उसका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो, ज़्यादा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को आप उसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि वो ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा पर्पस ऑफ द स्टडी। तो साइज सैंपल का कैसा होना चाहिए ये अध्ययन के उद्देश्य पे भी डिपेंड करता है, यानी पर्पस ऑफ द स्टडी पे भी डिपेंड करता है। सैंपल के आकार के निर्धारण का एक आधार शोध के अध्ययन का उद्देश्य भी है। यदि हमारा एम अधिक से अधिक विश्वसनीय, रिलायबल और एक्यूरेसी निष्कर्ष प्राप्त करना है, हमारा एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल हमें मिले, तो ज़रूर सैंपल का आकार बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। तब हम उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। और इसके अपोजिट यदि हमारा रिसर्च का उद्देश्य काम चलाऊ निष्कर्ष प्राप्त कर लेना है तो छोटे आकार के सैंपल सिलेक्शन से काम चल सकता है। ध्यान रखना होगा कि सैंपल में इकाइयों की संख्या जितनी अधिक होगी ना तो उतना ही सैंपल बड़ा होगा, और सैंपल में जितना बड़ा आप लोगे ना उतना ही अधिक विश्वसनीयता और रिलायबिलिटी वैलिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप बहुत बड़ा ले रहे हो तो आप जनरलाइज कर सकते हो अपने रिसर्च के कंक्लूजन को। नेक्स्ट जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, यानी कि साधनों की सुलभता। प्रतिदर्श या सैंपल जितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, यह बात हमारे पास जो साधन उपलब्ध है ना,
कितने साधन उपलब्ध हैं, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज हमारे पास जितने हैं उस पर भी डिपेंड करता है। यदि शोधकर्ता के पास पर्याप्त समय है और वो अधिक से अधिक धन खर्च करने की, जैसे मान लीजिए कोई आपको फंड मिला है किसी रिसर्च को करने के लिए, कई बार बहुत सारे फंड मिले रहते हैं, तो वो अगर रिसर्च प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जिनमें आपको फंड मिले हुए हैं, तो उन फंड्स के थ्रू अगर आपके पास पैसा है तो आप सैंपल का सिलेक्शन बड़ा रखिए, आप सैंपल साइज बड़ा रखिए। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है, समय भी कम है और आप ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए सैंपल जो होगा वो छोटा से छोटा होगा। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड टूल्स। यदि शोध कार्य को पूरा करने के लिए, यानी कि क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड टूल्स का मतलब क्या हुआ, परीक्षणों या उपकरणों की उपलब्धि। यदि शोध कार्य को पूरा करने के लिए अगर कुछ परीक्षण या उपकरण उपलब्ध हैं, तो बड़े आकार का सैंपल रखना अधिक उपयुक्त होगा। अगर आपके पास सारा, मैंने कहा ना, सारे पैसे हैं, सब कुछ है, तो उसी तरह से लैबोरेटरी भी अगर आपके पास पूरी है, सारे उपकरण हैं, मतलब सारा आपके पास जो है सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है, तो आप बड़े सैंपल को ले लीजिए ना। उसको क्या करना है, सारे डाटा को आपको सॉफ्टवेयर में डालना है और उससे आपको प्रोड्यूस हो जाएगा आपका जो डाटा है, जो भी मीन मीडियन मोड ST AD जो भी आपको T रेशियो निकालना है वो सब कुछ निकल जाएगा। इसके विपरीत यदि आपके परीक्षण और आपके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं हैं, तो छोटे आकार के सैंपल रखिए। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल कंडीशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट्स। ओके, इकाइयों का भौगोलिक वितरण, यानी जब किसी पॉपुलेशन की स्ट्रक्चरल यूनिट्स भौगोलिक दृष्टिकोण से दूर दूर तक फैली हुई हैं, तो व्यवहारिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए छोटा सैंपल रखना ही उपयुक्त होता है। इसके विपरीत जब पॉपुलेशन की यूनिट्स सिमटी हुई हैं, थोड़ी एरिया में ही आपको मिल जाएगा, तो फिर बड़ा सैंपल आप रखिए, क्योंकि आप फिर क्वेश्चनायर हो या इंटरव्यू शेड्यूल हो, तो आप उसको जा के बहुत दूर दूर जाने में फिर आपको पैसे भी लगेंगे, समय श्रम लगेगा। तो उससे अच्छा है अगर छोटे एरिया में है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल को कवर कर सकते हो, क्योंकि आप एक दिन निकलोगे तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चनायर आप बांट सकते हो, बहुत सारे लोगों से डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सैंपल साइज शुड बी डिपेंड अपॉन द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैंपल का साइज बड़ा हो या छोटा, ये बात सैम्पलिंग टेक्निक्स पर भी डिपेंड करता है, यानी कि प्रतिदर्श के प्रविधि का स्वरूप, यानी कि उनको कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, तो कौन सी टेक्निक हमारे लिए उपयुक्त होगी इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यदि रैंडम सैंपल टेक्निक्स लेते हैं तो प्रतिदर्श का आकार बड़ा होना चाहिए। यदि हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं तो क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ले रहे हैं केवल, तो उसमें क्या होगा, सैंपल का आकार छोटा होगा। बहुत सारी टेक्निक है जिनको हम बताएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि टेक्निक्स के अकॉर्डिंग भी साइज छोटा बड़ा हो सकता है। अब है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसर्च। हमारे शोध का स्वरूप क्या है, हमारे शोध का प्रकार क्या है। देखिए, सैंपल में यूनिट्स की संख्या कितनी होगी इसका निर्धारण शोध के प्रकार के अनुकूल भी किया जाता है। हमारे रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए छोटा सैंपल उपयुक्त होगा, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो तो उसमें छोटा ही सैंपल रखना अच्छा होगा। कारण यहाँ डीप और इंटेंसिव स्टडी की आवश्यकता है। आप बहुत सारे स्टैटिस्टिकल यूनिट टेक्निक्स को आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार शोध में बहुत परिशुद्धता, बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी, वैलिडिटी की ज़रूरत होगी, तो फिर वहाँ ज़्यादा स्टैटिस्टिक को डालना होगा और इसके लिए सैंपल फिर छोटा होना चाहिए। दूसरी ओर अगर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या फिर कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर है या फिर ऐतिहासिक शोध है, हिस्टोरिकल रिसर्च है या फिर सोशल रिसर्च है, तो फिर वो बड़े से बड़ा सैंपल आप रख सकते हो। इसलिए फ्लैक्सिबिलिटी आपके शोध में चाहिए। अगर आपको ज़्यादा इंटेंसिव करना है स्टडी तो फिर आप छोटा रखिए। अगर आप जनरलाइज फॉर्म में, आप अगर थियोरेटिकल कोई रिसर्च कर रहे हैं या सोशल रिसर्च कर रहे हैं या एक्सपोज फैक्टर रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको बड़ा सैंपल रख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज टाइप ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप शोध के कौन कौन से उपकरण
हैं आपके पास, उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनके लिए छोटा सैंपल चाहिए, जैसे यदि उपकरण के रूप में व्यक्तिगत साक्षात्कार, जैसे आप इंटरव्यू शेड्यूल ले रहे हो या केस हिस्ट्री मेथड ले रहे हो या शेड्यूल ले रहे हो, अनुसूचियाँ ले रहे हो, तो फिर छोटे सैंपल का चयन उपयुक्त होगा। क्योंकि इंटरव्यू शेड्यूल में आप कितने लोगों का कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है इंटरव्यू में करना। अगर आप क्वेश्चनर लेते हो तो बड़े से बड़े सैंपल को आप कवर कर सकते हो, बड़े पॉपुलेशन को आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है, तो उसमें एक साथ आप बहुत लोगों का इंटरव्यू नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चनर लेते हो ना, तो एक साथ आप 50 लोगों को क्वेश्चनर बांट दीजिए, वो आंसर देंगे, आप क्वेश्चन ले लीजिए उनसे। तो क्वेश्चनर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप बड़े से बड़े सैंपल को रख सकते हैं। पर अगर इंटरव्यू शेड्यूल लेते हो तो आपको छोटा सैंपल लेना होगा। इसका मतलब कि आप कौन से टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है आपके सैंपल का साइज़। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सैंपल के साइज़ को निर्धारित करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप इस क्लास के द्वारा आप लोगों ने रिसर्च मेथोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ लिया होगा, सैम्पलिंग की कॉन्सेप्ट को समझा होगा, सैम्पलिंग क्या है, क्राइटेरिया ऑफ अ गुड सैम्पलिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सैम्पलिंग, सैंपल का साइज क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों को आप समझ चुके हैं। इस क्लास में मैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की बात नहीं की हूँ, टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग की बात नहीं की हूँ, तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सैंपल के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा सैंपल किस तरह से सुटेबल होगा आपके रिसर्च के लिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आप कौन सी टेक्निक्स यूज करोगे। तो आई होप ये क्लास आपको ठीक से समझ में आया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए जो बच्चे हैं वो टाइम टू टाइम अपना असाइनमेंट जमा करें। कुछ बच्चे बहुत ध्यान से अपने नोट्स को बना रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, पर कुछ लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो काइंडली ये आप ही लोगों के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है, तो आप सबमिट करें टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, गुड बाय।